हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवम शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूँ। तो कल हमने ऑप्टिक्स के लेक्चर नंबर 4 में आभासी गहराई और वास्तविक गहराई में रिलेशन को रिलेट किया था, मतलब स्थापित किया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसी पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में और कंपटीशन में बहुत आए हैं। ध्यान दो, क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कोई एक टैंक है, उसमें वाटर भरा हुआ है। ठीक है, कोई एक टैंक है, उसमें वाटर भरा हुआ है और उस वाटर की जो लेवल है, मतलब वाटर जहां तक भरा हुआ है इस टैंक में, उसकी जो रियल लेवल है वो है 12.5। समझ रहे हो ना, ये क्वेश्चन में कह रहा है। और जब इसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं हम लोग, यहाँ से माइक्रोस्कोप से जब हमने देखा तो ये वाटर में जो यहाँ पर एक सुई पड़ी हुई है उसके तली में, क्वेश्चन दो समझो। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक टैंक है, उस टैंक में 12.5 सेंटीमीटर वाटर भरा हुआ है, उसकी तली में एक सुई पड़ा हुआ है। ठीक है, सुई पड़ा हुआ है। कह रहा है जब मैं उसको माइक्रोस्कोप से देखा तो वो सुई मुझे कहीं यहाँ दिखाई दी। क्या दिखाई दी बेटा? यहाँ। इस सुई से जो इसकी दूरी है वो 9.4 सेंटीमीटर है, ये दे दिया है। हाँ, यहाँ पर दे दिया। फिर अब क्या कह रहा है, और हमारा सुई दूरी सब जो यहाँ पर रखा हुआ, सुई दूरी यहाँ पर ऐसे रखा हुआ। कह रहा है कि अब इस बीकर के पानी को हटा दो, इस बीकर के पानी को हटा के रिप्लेस करके इसी में इतने ही ऊंचाई तक एक ऐसा लिक्विड भरा गया है, एक लिक्विड इतने ही ऊंचाई तक भर दो ऐसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां तक एक लिक्विड भरा गया है कह रहा है, और कह रहा है इस लिक्विड की भी ऊंचाई उतनी ही होगी, उतनी होगी 12.5 सेंटीमीटर। समझ गए ना, इतना भरा हुआ है। अब ध्यान दो, कह रहा है कि इसका अपवर्तनांक मैंने मान लिया NW, ये वाटर है, और ये कोई लिक्विड है जिसका अपवर्तनांक मैंने n मान लिया, इसका दे दिया 1.6। सुई तो हमारी यहीं पर रियल में रखी हुई है। देखो, जो किसी का जो रियल इमेज है, जो वास्तविक है, वो तो रहे, बदलेगा नहीं। वास्तविक चीज नहीं बदलती, बदलेगा यहाँ पर आभासी। क्या बदलेगा? अब कह रहा है कि अब हमें इस इमेज, इस सुई को देखने के लिए इस वाले सूक्ष्मदर्शी को कितना ऊपर विस्थापित करना पड़ेगा या नीचे विस्थापित करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, इधर समझो। वो इनडायरेक्टली रूप से ये कह रहा है कि ये प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इमेज जो इस वस्तु का जो आभासी इमेज बन रहा है वो बनेगा कहाँ। पूछ क्या रहा है वो? इस चीजों को पूछ रहा है कि जब अगर ये थोड़ा सा नीचे, अभी 9.4 है, सुनो 9.4 है, अगर ये थोड़ा नीचे बन जाएगा तो हमें सूक्ष्मदर्शी को थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा। अगर ये थोड़ा ऊपर बन जाएगा तो हमें सूक्ष्मदर्शी को थोड़ा ऊपर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें पहली बात मैंने माना कि यहाँ पर जो इसका इमेज है, ये वाला इसका इमेज वो यहाँ पर बनना है, और वो हमारा है H, मैंने मान लिया H डबल डैश। क्या है बेटा? ये हमारा इसकी आभासी गहराई है। अगर मैं ये निकाल लूँ और इसमें मैं से इसको घटा दूं तो हमें इनके इस प्रतिबिंब का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, विस्थापन, अभी यहाँ है, प्रतिबिंब या तो ऊपर जाएगा तो नीचे जाएगा। कितना ऊपर नीचे जाएगा, इसमें में से इसको घटा देंगे और जो वैल्यू आएंगे तो बता देंगे कि सूक्ष्मदर्शी हमारा इतना दूरी पर विस्थापित हुआ है। समझ गए ना? अब चलो यहाँ ध्यान दो, दिया क्या क्या है क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन है, आपको मैंने माना कि सूक्ष्मदर्शी को मैं थोड़ा ऊपर लेकर जा रहा हूँ। ये देखो, ये सूक्ष्मदर्शी थोड़ा ऊपर चला गया, हमें यही वाला ये विस्थापन ज्ञात करना है। पहले तो पॉइंट ये था और ये पॉइंट अभी भी ये है और यहाँ पर भी गया है, हमें ये दूरी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? और ध्यान दो, ये दूरी तभी ज्ञात होगी जब इनके बीच की दूरी हमें ज्ञात हो जाए। थोड़ा सा इसको और ऊपर कर लो, समझ गया ना? पहले हमारा प्रतिबिंब यहाँ बनना था जब वाटर था ना। वाटर जाने से हो सकता है ऊपर बने, हो सकता है नीचे बने। ऊपर मैंने क्यों बनाया? क्योंकि इसका अपवर्तनांक थोड़ा ज्यादा है, इसलिए कि आंसर शायद ऐसे ही आ जाए। तो चलो क्या क्या दिया इस पहले केस के लिए। फर्स्ट केस में ध्यान दो, फर्स्ट केस में हमें ध्यान देना है। क्या दिया है? H कितना दिया है? वास्तविक गहराई H दिया है 12.5 सेंटीमीटर। ध्यान दो, H डैश कितना है? 9.4 सेंटीमीटर। अब ध्यान दो, हमें ज्ञात करना है इसका अपवर्तनांक। क्या ज्ञात करना है? NW हमको पता, और इसका में वायु है, इसको मान लो N1, मतलब Na। तो आपको पता है कि N2/N1, ये फार्मूला तो कल ड्राइव किया था, H/H डैश, ये फार्मूला होता है। कल मैंने इसका रिलेशन बताया था। ये हमारा वास्तविक गहराई है, ये हमारा आभासी गहराई। ध्यान देना, N2 उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिसमें में से लाइट
ध्यान दो, N2 कहाँ का अपवर्तनांक है, जिसमें में से लाइट इसमें में से जा रही, क्योंकि लाइट यहीं से जाएगी तभी तो इमेज दिखाई दो। तुम इसे देख पा रहे हो, क्यों? क्योंकि लाइट कहीं से आई, इस पे पड़ी, तुम्हारी आंखों पे जा रही, तभी ये देख पा रहे हो। अगर नहीं जाती तो देख नहीं पाते। तो यहां से देखो N2 का मान कितना है, N2 हमें फाइंड करना है। N1 क्या है, हवा है, तो N1 का मान 1 हो जाएगा। H का मान कितना है 12.5 और ये 9.1, सॉरी 1, चलो ठीक है। अरे हो जाता है कभी कभी, तुम लोग लड़ ही जाते हो। चलो इसको काटो पीटो, वंजा लेकर जाओ, 94.1 वंजा हो जाएगा, तो ये वंजा जाएगा तो कितना बचेगा बताओ मुझे, 4 6 6 5 11 31, कितना बचेगा बेटा 31। पॉइंट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 31 में पॉइंट लगाओ तो 310, 9 त्रिक 27, 27 करोगे 270, कितना बचा 0, 40 बचा। पॉइंट लगाओगे 400 और फिर क्या हो 9 चौक 36, यानी जो वैल्यू आ गई हमारी N2 बराबर वो आ गया, N2 बराबर आ गया सॉरी 1.34 आ गया। ये N2 मतलब NW, क्या है N2 मतलब NW लिख लो यहाँ पर वाट। हाँ होता भी है, लेकिन यहाँ निकालना जरूर था क्योंकि क्वेश्चन में बोला इसलिए निकालना पड़ा, क्योंकि जल का कभी 1.33 भी होता है, 1.34 भी होता। ध्यान दो, जल का अपवर्तनांक अगर तुम्हें दिया रहेगा तो NW बराबर होता है 1.33। 1.63 किसका हो सकता है, ग्लिसरीन हो सकता है ग्लिसरीन हो जो लिक्विड भरा है। तो चलो अब ये निकल आया, अब हमने NW निकाल लिया। यहां ध्यान दो, अब हमने वाटर के जगह पे मैंने रिप्लेस किया है, किसको रिप्लेस किया है, N बराबर 1.63। तो हम यहां से निकालेंगे, पहले तो इसका अपवर्तनांक आ गया, जल का अपवर्तनांक भी बोला था तो मैंने ज्ञात कर दिया। केस सेकंड क्या है, केस सेकंड में ये कह रहा है कि हमें ज्ञात करना है H डैश, तो यहां पर भी फार्मूला वही लगा दो। तो यहां क्या हो जाएगा N2/N1 बराबर H/H डबल डैश। हमें इस बार H डबल डैश ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो यहां से देखो N2 का मान कितना दिया है 1.63, N1 का मान 1, H का मान 12.5 और ये H डैश, समझ गए ना। तो यहां से H डबल डैश क्या आ जाएगा 12.5/1.63। चलो इसको डिवाइड करो, कितना आ रहा है, डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा बताओ। यहां से पॉइंट हटाओ, यहां से तो 0 हो जाएगा, यानी आ जाएगा 1250। जल्दी बताओ मुझे कितना आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है कितना आएगा। तो इसको जब डिवाइड किया गया, आप लोग सॉल्व करो, मैं तो लिख देता हूं 7.7 सेंटीमीटर। क्या है बेटा, अगर सॉल्व करेंगे तो 7.7 सेंटीमीटर आएगा। ये सॉल्व करने पे आया, ठीक है। अब यहां देखो, पहले आभासी गहराई कितनी थी 9.4, जब मैंने जल को बदल के इसको रखा तो आभासी गहराई कितनी आ गई 7.7 आ गई, यहां पर 9.4 यहां पर, यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये जो इमेज पहले बन रहा था ये थोड़ा ऊपर चला गया। ये इमेज जो यहां पर बना था ये क्या हुआ, हाँ यहां पर जो इमेज बना था वो थोड़ा क्या हुआ ऊपर शिफ्ट हो गया। देखो इमेज कहां शिफ्ट हुआ ऊपर। तो अब जब इमेज ऊपर जाएगा तो हमें सूक्ष्मदर्शी को तो भी ऊपर लेकर जाना पड़ेगा, तभी तो दिखाई देगा। तो अब हमें सूक्ष्मदर्शी को कितना विस्थापित करना पड़ेगा, तो सूक्ष्मदर्शी का विस्थापन कितना होगा बताओ बेटा, सूक्ष्मदर्शी का विस्थापन, तो सूक्ष्मदर्शी का जो विस्थापन होगा वो हो जाएगा डेल्टा H बराबर H डैश माइनस H डबल डैश। H डैश कितना है 9.4 और H डबल डैश कितना है 7.7, घटाओ कितना आ जाएगा बताओ मुझे 1.7। मतलब सूक्ष्मदर्शी को इतना विस्थापन करना पड़ेगा। ध्यान दो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। और एक बात और भी याद रखना है, हमेशा जो H और H डैश है ना, ये दूरियां यहीं से मापोगे लेवल से। कभी कभी ऊपर वाला भी दे देगा कि एक बंदा, जैसे भी मैं मछली का भी बताऊंगा, मतलब ऊपर वाला भी दे देगा ये दूरी, तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ से यहाँ तक माप देते हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो H और H डैश है वो दूरियां आपको इसके लेवल से मापनी है। क्या मापनी है, समझ गए ना। तो अब आपको इसको देखना है तो सूक्ष्मदर्शी को थोड़ा ऊपर उठाना पड़ेगा, ठीक है, इतना नोट कर लो आप लोग। अब कुछ
यहाँ ध्यान दो बेटा, ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रकाशिकी में सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को, जिसमें है गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। यानी गोलीय, अभी अपवर्तन आप पढ़ चुके हो, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन कैसे होता है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, आर त्रिज्या का, सबसे पहले यहाँ ध्यान दो, आर त्रिज्या का ये देखो एक हमने गोलीय पृष्ठ ले लिया, ध्यान दो। इस गोलीय पृष्ठ का मतलब इसके मध्य बिंदु से एक लाइन जा रही है, ये इसका पोल है, एकदम बीच वाले पॉइंट को ध्रुव कहते हैं, ध्यान दो। और इससे जो है आर त्रिज्या का है, ये इसका सेंट्रल कर्वेचर मतलब वक्रता केंद्र, समझ गए। तो एक गोलीय पृष्ठ है, ये रखा हुआ है और ये इसकी त्रिज्या कितनी है, आर है, ठीक है। ये आगे भी गोल होगा ऐसे, अरे और भी बड़ा दो ऐसे, ऐसे ये इधर भरा हुआ है और कुछ नहीं है, ऐसे एक रखा हुआ है, ठीक है। सी चलो कोई बात नहीं, अब समझ गए ना। एक गोलीय पृष्ठ है, कह रहा है इसका जो अपवर्तनांक है इस माध्यम का, इसको थोड़ा सा ऐसे डैश कर लो, चिकना कर लो कि सबसे पता चले कि ये नहीं है। इसका अपवर्तनांक हमने n2 मान लिया है। अब सुन, इसके ध्रुव से कह रहा है कि माना आर त्रिज्या का एक गोलीय अपवर्तक पृष्ठ है, इसके ध्रुव P से यहाँ बिंदु वो है हमारा, इस बिंदु वो पर एक बिंदु वस्तु स्थित है, क्या है बेटा, उसकी दूरी यहाँ से कितनी है, समझ गए ना, उसकी दूरी यहां से क्या है, यू है, ध्यान दें। अब हमसे कह रहा है और जिस माध्यम में रखा है उसका अपवर्तनांक n1 मान लिया मैंने। यह एक केस ध्यान देना, यहां पर एक चीज जो जरूरी है वो क्या है, n2 बड़ा है n1 से, मतलब साफ है कि ये माध्यम इस माध्यम से सघन है, क्या है बेटा, मतलब ये वाला जो माध्यम है इस माध्यम से विरल है, मतलब ये सघन हुआ, समझ गए। हमसे कह रहा है अपवर्तन के सूत्र का निगमन करना है, तो यहाँ पर ध्यान दो, हमें इस सूत्र को निगमन करने के लिए कुछ केसेस मानना पड़ेगा। सबसे पहले ये मानना पड़ेगा कि ये जो बिंदु वस्तु है ना बहुत छोटा है, क्या है, बहुत ही छोटा है, और ये इतना छोटा है कि इससे जो बनने वाला कोण है उसका मान भी बहुत छोटा होगा। तो जरा देखो, हमें इस वस्तु से प्रकाश की किरणें जाएंगी, एक प्रकाश की किरण ऐसे गई, ध्यान दो, ये ऐसे गई ना, अगर ये नहीं होता, ये अगर, तो ये ऐसे निकल जाती, ऐसे चली जाती, एक मिनट के लिए। अगर ये माध्यम नहीं होता तो यहां पर पहुंचने के बाद भी ये सीधे निकल जाते। लेकिन रुको, मीडियम बदल रहा है, मीडियम, प्रकाश को जाना तो इधर था लेकिन अब रास्ता भटक गया, क्योंकि अब मीडियम बदल गया तो मनमानी करेगा जरूर वो। अब सुनो मेरी बात, यहां पर हमें नॉर्मल खींचना है पहली बार, अपवर्तन के लिए क्या चाहिए, और गोलीय पृष्ठ के लिए नॉर्मल क्या होता है, उसके केंद्र से गुजरता है, तो इसके केंद्र से एक नॉर्मल मैंने ड्रा किया, ये नॉर्मल क्या है, ये एक नॉर्मल है जो इसके केंद्र से जा रहा है। याद रखना, गोलीय पृष्ठ का जो नॉर्मल होता है ना बेटा, हमेशा उसके सेंटर से ही गुजरता है। गोलीय पृष्ठ का क्या होता है, ध्यान दो, क्योंकि ये हमारा गोला है, अगर मैं इस पर स्पर्श रेखा खींचूं तो इसके केंद्र से डाल दो, ये 90 हो जाएगा। तो नॉर्मल हमेशा क्या होता है, इसके सेंटर से ही गुजरता है, ये बात समझ गए, ये तो नॉर्मल है। अब ध्यान दो, ये कोण मैंने माना जो इसने बनाया है नॉर्मल के साथ, इस कोण को मैं मान लेता हूं, कोई भी मान लो I1 या I2 या I या थीटा, मैंने इसको मान लिया θ1, समझ गए ना। अब सुनो, इसको लाइट को जाना तो इधर था, लेकिन क्या हुआ, अब सघन माध्यम में जा रहा है, तो जब लाइट सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब से विरल से सघन में जाता है, क्या होता है बेटा, विरल में, तो ये जा रहा है, तो ये तो अभिलंब, तो अभिलंब की ओर झुकता है, अभिलंब की ओर, ये लो, तो लाइट कहाँ आ गया, यहां आ गया। जाना तो इसे इधर था, लेकिन सघन से विरल से सघन में जाता तो अभिलंब यही है ना, अभिलंब की ओर झुका कि नहीं झुका, झुका ना, तो विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा। ध्यान देना, चित्र ही समझो, बस कोई खेल नहीं, बस फिगर समझ के कहानी खत्म, समझ गए ना। यहां पर आ गया, ये हमने मान लिया कि ये पॉइंट हमारा I है, जहां पर ये आया, ये पॉइंट क्या है बेटा, I है, ये दूरी हमारी R है, कोई डाउट नहीं ना। अब ध्यान, ये कोण क्या होगा, इस कोण को हमने मान लिया थीटा, इससे सहमत हो। यहां से हमने एक नॉर्मल ड्रा किया सीधा, ये एडिट कर रहा हूं क्योंकि आप लोग फोटो बहुत अच्छे से एडिट करते हो ना, तो हमारा भी शौक है थोड़ा सा। इसको मान लो, मैंने मान लिया n और इसको मान लिया P', एक नॉर्मल ड्रा कर दिया, ठीक है।
अब मैं कुछ यहाँ पर नामकरण करूंगा, इसको मैं अल्फा मान लूंगा कोण, इस कोण को मैं बीटा मान रहा हूँ, और इस कोण को मैं गामा मान लूँ, मेरी मर्जी, आप भी मान सकते हो। ये हमने गामा मान लिया, ठीक है। 3 कोण हो गए। अभी इमेज नहीं बना है, क्योंकि इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों को जरूरत होती है। एक किरण तो चली गई, एक को सीधा ऐसे गुजार तो ये लो, यहां से भी तो किरण जाएगी, और ये सीधा नॉर्मल पर ही जा रही है। जो किरणें सीधा नॉर्मल पर जाती हैं, यानी अविलंब से होकर जाती है, वो सीधे ही क्या होती है बेटा, आगे चली जाती। ये दोनों कहाँ मिली, आपको पता है, जहां मिलता है वहां कुछ ना कुछ बनता है, कुछ ना कुछ होता है। तो किरणें जहां पर मिली वहां क्या बना, प्रतिबिंब बना, ठीक है। आप भी मिलते हो तो कुछ ना कुछ बनता ही रहता है, ठीक है। तो ये प्रतिबिंब यहाँ पर बना, क्योंकि किरणें यहाँ पर मिली। तो यहाँ देखो प्रतिबिंब की दूरी, देखो हमेशा, देखो हमेशा हम दूरी कहाँ से मापते हैं, दर्पण के ध्रुव से। दूरी कहाँ से मापेंगे, दर्पण हो या लेंस हो, कोई भी हो, हमेशा उसके पोल से ही डिस्टेंस को हम कवर करते हैं। ये बात आपको पहले ध्यान देना है कि यहाँ से दूरियां हम इधर की ओर या इधर की ओर मापेंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ से मापें या यहाँ से मापें, हमेशा दर्पण के ध्रुव से हम ही दूरियों को मापेंगे, ठीक है। पहला केस। तो कुछ चिन्ह परिपाटी है जो ध्यान देना है, यहाँ पर कुछ एजम्पशन मैंने माना है, मैंने मान लिया, ये बात आपको ध्यान देना है। माना ये है कि ये जो लाइन नहीं है ON और OR, ये पैरा एक्सियल है। पैरा एक्सियल मतलब समझते हो, बहुत ही क्लोज, मतलब ये जो एंगल है ये वाला θ1, ये बहुत छोटा है। क्या है बेटा, बहुत छोटा। पैरा एक्सियल का मतलब होता है, ये देखो मैं आपको बताऊं, ये दो पैरा एक्सियल और भी ऐसे, ये दो पैरा एक्सियल, दोनों लाइन कैसे कहलाती है, मतलब लगभग पैरेलल, लगभग। तो जब लाइनें पैरा एक्सियल होती है तो ये एंगल बहुत छोटा होता है, बहुत चिंटू सा, बहुत छोटा होता है, तुम लोगों की सोच की तरह होता है, इतना छोटा सा होता है, सोचो। तो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा कि ये लाइनें क्या है बेटा, पैरा एक्सियल है, यानी θ1 और θ2 बहुत छोटे हैं। जब तक ये नहीं मानेंगे प्रूफ ही नहीं होगा। तो यहाँ पर मानेंगे θ1 व θ2 बहुत सूक्ष्म है। क्या है बेटा, बहुत सूक्ष्म है। ये बात तो आपको मानना है। अरे जूम किया है मैंने, अगर मैं बड़ा नहीं करता तो तुमको बताता कैसे। हमने इसको जूम किया ऐसे, या है ये एक्चुअली है कैसा, देखो ये ऐसे है, ऐसे बना, हमने इसको जूम कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि जो बच्चे मोटे नहीं होते हो अपने फिगर को क्या करते हैं, इमेज को जूम करके लगाते हैं। देखो मैं मोटा हो गया। यहाँ पर देखो, माना θ1 और θ2 बहुत सूक्ष्म है, मतलब बहुत छोटे हैं, θ1 θ2 बहुत छोटे हैं। तो ये जो लाइन होगी ON और OP, ON तो ON एंड OP आर पैरा एक्सियल। ये क्या है, पैरा एक्सियल मतलब होता है लगभग समांतर। क्या होते हैं बेटा, लगभग समांतर होंगे। कभी कभी मुझे सीबीएसई की याद आ जाती है, लगभग क्या होंगी, समांतर होंगी। तो ON और OP लगभग समांतर होगी। तो अब ध्यान दो, अब मुझे बताओ, देखो फील होना चाहिए, रटना नहीं है, मैं रटाने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, ध्यान दो, नहीं कूट दूंगा। याद देखो, ये जो हमारी लाइन है, ये अगर ये एकदम दोनों मर्ज कर जाए ऐसे, सोचो ऐसे मिला दिया मैंने, अगर मैं इनको मिलाऊंगा तो जरा मुझे बताओ क्या होगा। अगर ये मिल ही गए, मिलना नहीं चाहते लेकिन मिल ही गए, मैंने मिला दिया, तो ये जो लाइन है ना, ये वाला, ये यहाँ पर देखो, ये इसके करीब आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, मतलब जो ये P पॉइंट है किधर चला आएगा, जैसे जैसे मैं इसको मोड़ता जाऊंगा, इसको मैं ऐसे घिसकाता जाऊंगा, ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यानी एक और एजम्पशन है आपका। तीसरा जो बात है वो ये है कि P जो है वो P टेंड्स टू क्या है बेटा, P डैश, यानी P किधर है, ये जो P डैश है वो किसके तरफ है, सॉरी P डैश टेंड्स टू P। जब ये छोटे होंगे तो ये बात, ये एजम्पशन था। अब और एक बात मान लो, अगर हम प्रकाश की दिशा में मापेंगे दूरियां कहाँ, जिधर से प्रकाश हमेशा कहाँ से डालोगे, दाएं से, वो बाएं से दाएं को, लेफ्ट टू प्रकाश हमेशा, आज से सीख लो और अब आदत डाल लो, प्रकाश हमेशा कहाँ से जाएगा, बाएं से दाएं की ओर। ये बात आपके माइंड में, प्रकाश कहाँ जाएगा, बाएं से दाएं की ओर। अगर और दूरी कहाँ से मापोगे, ध्रुव से,
ध्रुव से माप, दूरियां कहां से मापोगे? ध्रुव से, समझ गए ना। तो अगर प्रकाश की दिशा में माप रहे हो तो सभी की सभी दूरियां क्या होंगी? पॉजिटिव होंगी। क्या होंगी? ये नहीं होगा कि माइनस प्लस बताता था उत्तल दर्पण के लिए प्लस होता है माइनस होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो हाई स्कूल को भूल जाओ एकदम। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट माप लो कि प्रकाश की दिशा में मापी गई सभी दूरियां पॉजिटिव होंगी और प्रकाश की विपरीत दिशा में मापी गई सभी दूरियां निगेटिव होंगी। यानी यहां पर आप बात कर लो प्रकाश की दिशा में, प्रकाश की दिशा में अगर आप माप रहे हो दूरी, क्या रहे हो? सभी दूरी क्या होंगी? पॉजिटिव होगी। वहां बताया जाता है उत्तल दर्पण का फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन अब यहाँ पर कुछ चीजें हो जाए, कभी कभी उत्तल दर्पण का भी निगेटिव आ सकता है, अभी दिखाऊंगा। तो प्रकाश की दिशा में जो दूरी मापोगे वो क्या होगा? पॉजिटिव होगी। क्या बात है। अब यहाँ देखो प्रकाश की विपरीत दिशा में, प्रकाश की विपरीत दिशा में मापोगे तो क्या हो जाएगा? वो दूरियां क्या होंगी बेटा? निगेटिव होंगी। बस इस बात को इतना समझ में आ गया ना? चमका कि नहीं चमका? तो चमका तो नोट कर लो इसे। चलो हम लोगों को निगमन करना है तो हमने आपको जो एजम्पशन बताया था इसको तो मानना ही पड़ेगा। इसी को मान के हम लोग अपवर्तनांक का खूबसूरत फार्मूला लाने की कोशिश करेंगे अगर आ गया तो। चलो यहां ध्यान दो। तो सबसे पहले अगर अपवर्तन होगा तो किसको याद करोगे? स्नेल। अगर अपवर्तन है तो सबसे पहले स्नेल के नियम से क्या होता है जरा बताओ मुझे। के नियम से, स्नेल के नियम से कौन सा नियम लगाओगे? N1 साइन आई, मैंने बताया ना, भूल जाओ उसको। N2 साइन, इसको भूल जाओ। ये जो अक्सर तुम लोग करते हो साइन आई बटा साइन आर बराबर ये N2 अपन N, इसको भूल जाओ नहीं तो दिक्कत हो जाए। तुम्हें यही याद रखना, N1 साइन आई बराबर N2 साइन। N1 किस माध्यम का अपवर्तनांक है? जिससे लाइट जा रही। N2 किस माध्यम का अपवर्तनांक है? जिसमें लाइट, ये बात ध्यान देना। क्या ध्यान देना है? N1 उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिससे लाइट जा कहां रही थी? N1 से। किस में जा रही है? N2 में। ये है ना, N1 से जा रही है N2 में जा रही है, समझ गए ना। अब यहां पर ध्यान दो, हम लिख देंगे N1 आई का मान क्या है? θ1 और N2 और यहां पर R का मान क्या है? sin θ2। ये बात है। अब सुन, मैंने अभी आपको क्या बताया है कि ये लाइन पैराक्सियल है, θ1 θ2 बहुत छोटे हैं और जब θ1 θ2 बहुत छोटे होते चिंटू सी होते हैं तो क्या हो जाता है बेटा? क्योंकि θ1 एंड θ2 इज वेरी 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 स्मॉल, बहुत छोटा है। अगर ये बहुत छोटा है तो sin θ1 लगभग बराबर किसके हो जाएगा? θ1 के, और sin θ2 लगभग बराबर हो जाएगा θ। समझ रहे हो? अगर θ1 θ2 बहुत छोटे हैं तो sin θ1 किसके बराबर हो जाएगा? θ1 के। sin θ2 किसके बराबर हो जाएगा? θ2। तो यहाँ पे उठा के रख दो। तो यहाँ से जो तुम्हारा फार्मूला आएगा वो क्या आ जाएगा बेटा? ध्यान दो, वो आ जाएगा N1 θ, हाँ अभी नहीं, N2 लगेगा लेकिन वो अभी नहीं है, अभी कुछ देर वो रेस्ट पे है। चलो ठीक है, N1 साइन N1 θ1 बराबर N2 था। कल उनको बहुत परेशान किया था, आज उनको मैंने रेस्ट पे रख दिया। तो N1 θ1 बराबर N2 θ2, ये समझ गए ना। अब चलो, अब आ जाओ मैथ में। कक्षा 9th में आप लोग बहुत अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री त्रिभुज पढ़ते थे। ये कोण ध्यान दो, ये वाला कोण को देखो, निहारो बेटा, निहारो, ताड़ना जैसे होता नहीं, अपनी खूबसूरत जो फेवरेट चीजें होती है उनको बहुत ध्यान से देखते हो। ऐसे इसको भी देखो, ये θ1, इस त्रिभुज को देखो, ओ इधर दो, ओ एन सी, त्रिभुज ओ एन सी में ध्यान से देखो θ1 को। θ1 क्या है? इनके बाहर है ना, तो θ1 कौन सा कोण? वो बाह्य कोण, बहिष्कोण। इसका बहिष्कार कर दिया त्रिभुज ने, तो θ1 क्या है? इन दोनों का बाह्य कोण है ना। तो θ, अब बताओ यहां पर चूंकि त्रिभुज में ले रहा हूं, त्रिभुज कौन सा है बेटा? ओ एन सी, त्रिभुज ओ एन सी में θ1 क्या है बेटा? बाह्य कोण है या बहिष्कोण, जो भी तुम लिखो, हम बहिष्कार नहीं करेंगे। θ1 क्या है बेटा? बाह्य कोण है। तो बाह्य कोण क्या होता है? दो अंतः कोणों के योग के। तो यहां से θ1 बराबर क्या होगा साहब? अब कुछ बच्चे सोच रहे हैं, कुछ बच्चे इस बात को सोच रहे हैं गलती से मैथ छोड़ दिया, तो मैथ अभी भी पीछा नहीं छोड़ा, करेंगे क्या? क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया फिजिक्स क्या है? इनकम्प्लीट विदाउट मैथमेटिक्स। मैथ के बिना फिजिक्स अधूरी है। आ जाओ, इस त्रिभुज को ध्यान से देखो, इधर आ जाओ। NCI, एक त्रिभुज और बन रहा है, कौन सा? NC। इस कोण को ध्यान से देखो, ताड़ो,
तारे कैसा दिखाई दे रहा है, ये भी बाहर है। तो यहां पर देखो त्रिभुज कौन सा ले लोगे, NCI में बीटा क्या है, बीटा बाह्य कोण है कि नहीं है। अब जब बीटा बाह्य कोण है तो वही कहानी, बीटा बराबर क्या हो जाएगा, θ2 प्लस गामा, θ2 प्लस, तो यहां से θ2 निकालो, क्या निकलेगा बताओ, θ2 बराबर आ जाएगा बीटा माइनस गामा। गामा का एक पैर बड़ा होता है आर से, आर और गामा में क्या अंतर, गामा का एक पैर बड़ा होता है। पोलियो हो गया क्या। सुनो यहां त्रिभुज को देखो, NCI में देखो, ये बीटा क्या है, बाह्य कोण है ना, और जब बीटा बाह्य कोण होगा तो ये दोनों अंतः कोण है, तो बाह्य कोण क्या होता है, अंतः कोणों के बराबर होता है। तो बीटा बराबर θ2 प्लस आर, हमने θ2 निकाला तो गामा को इधर भेजा, और गामा उधर जाएगा तो उसका रंग बदल जाएगा, प्लस से माइनस हो गया कि नहीं हुआ ना। अब सुनो θ1 और θ2 आ गए, इन θ1 θ2 को हम इसको इक्वेशन कहाँ है इक्वेशन, इसको मान लो स्टार। अब इक्वेशन स्टार में रखो जरा, तो क्या आ जाएगा बालक, जब रखेंगे तो n1 θ1 का मान क्या है, अल्फा प्लस बीटा बराबर n2 और क्या हो जाएगा, बीटा माइनस गामा। ये हमारा आ गया इक्वेशन डबल स्टार से एक और डबल स्टार बन गए। भगवान के तुम्हारे ऊपर ट्रिपल स्टार लगे, आ जाओ, सपने में जरूर लगेगा तुम्हारे। ये हो गया ना, अब आ जाओ, अभी हम बताएंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज कहाँ बनना है, कोई बताए मुझे, बताओ समकोण त्रिभुज का नाम बता दो मुझे, कितने समकोण त्रिभुज बना रहे बता दो, P डैश N और C, एक क्या हो गया, और क्या है P डैश N और वो हो गया, एक और क्या है P डैश N और 3 समकोण त्रिभुज बन रहे कि नहीं बन रहे। बच्चित्र को समझे तो आंसर आ गया। तो यहाँ देखो समकोण त्रिभुज कौन सा है, ऐसे समकोण त्रिभुज ऐसे बनता है ना, समकोण त्रिभुज OP। अब एक बात और सुनो, यहां पर देखो जो P डैश है वो किधर जा रहा है, मैंने आपको बताया P डैश P की तरफ है, तो अब P डैश नहीं बोलोगे, अब P डैश, अब P बोलोगे, क्या बोलोगे, क्योंकि P को मैंने ऑलरेडी इधर शिफ्ट कर दिया है, ये जूम करने पर ये बेचारा फैल गया है थोड़ा सा। चलो यहाँ पर देखो त्रिभुज OPN में, OPN में इस ऊंचाई को थोड़ा यच मान लेते हैं हम लोग, यच मान लिया। अब यहाँ ध्यान दो, तो tan अल्फा बराबर क्या निकलेगा, आ गया ना tan अल्फा, तो tan अल्फा बराबर क्या होगा जरा बताओ तो, लंब बटा आधार, क्या होता है लाल बटा कक्का, यानी लाल बटा कक्का, तो लंब बटा आधार, लंब कौन है अल्फा में, देखो ये लंब हो गया अल्फा के सामने, आधार कौन होगा, तो यहाँ पर दो tan अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, तो यच अपान ओपी, एच अपान ओपी। अच्छा यहाँ पर ध्यान दो, अभी मैंने आपको ओपी P डैश को मैंने P की तरफ कर दिया, ऑलरेडी कर दिया। सुनो मेरी बात, हमें दूरी यहाँ से मापनी है ना, तो इधर से हम इधर जा रहे हैं, प्रकाश किधर आ रहा है, इधर आ, हम प्रकाश के अपोजिट जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, और जब मैं प्रकाश के अपोजिट जाऊंगा तो ये ओपी क्या आ जाएगा, निगेटिव, तो यहाँ पर रखेंगे एच अपान माइनस यू, समझ गया ना, एच अपान, ये यू था लेकिन माइनस हो जाएगा, ये समझ में आया ना, क्योंकि प्रकाश तो इधर आ रहा है और हम जा इधर रहे, ये बात होगी। आ जाओ एक त्रिभुज और कौन सा है, त्रिभुज ले लो NPC में, NPC में, तो tan बीटा क्या निकालोगे बेटा, tan बीटा बराबर क्या होगा, ये देखो लंब यही होगा, आधार लंब और आधार, तो क्या हो जाएगा बेटा H बटा PC, और ये अब देखो प्रकाश भी इधर आ रहा है और दूरियां भी इधर माप रहे हैं, तो ये पॉजिटिव होगा, तो ये क्या हो जाएगा H अपान R। इससे सहमत हो ना, किसी को दिक्कत तकलीफ नहीं हो रही है ना। चलो आ जाओ एक त्रिभुज और ले लो, कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज NPI में tan गामा निकालो, क्या निकालना बेटा, tan गामा बराबर क्या होगा, लंब बटा आधार, तो लंब क्या है वही H, घिसा पिटा, और आ जाओ P और I के बीच की दूरी, ओहो यहाँ पर भूल गए, देखो वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी को किससे मापते हैं बेटा, B से। हाई स्कूल में आप बहुत अच्छे से पढ़े हो, सर ने बताया भी होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाए H अपान PI, और PI का मान क्या है H अपान B,
चलो ये तो हो गया। अच्छा ये बता दो मुझे, अगर θ1 θ2 छोटे होंगे तो α1 α2 क्या बहुत बड़े होंगे? अगर इसको सुनो, ऐसे पकड़ो, इसको मैं पकड़ता हूँ, ऐसे मैं झुका दिया, तो जब झुकाऊंगा तो ये भी झुक जाएंगे, ये भी झुक, तो सभी झुक जाएंगे, तो ये सारे कोण क्या हो जाएंगे? छोटे हो जाएंगे। तो अगर θ1 और θ2 बहुत छोटे हैं तो अल्फा बीटा और गामा भी बहुत छोटे होंगे। तो यहां पर देखो ये होगा, चूंकि यहां पर लिख लो, इनको इतना बंद कर दिया। अब चूंकि देखो अल्फा गामा बीटा एंड गामा इज वेरी, नहीं हिंदी में लिखेंगे बहुत छोटे, नहीं साल हिंदी में लिखो, हम लोग हिंदी के प्यारे बच्चे हैं, बहुत छोटे हैं, हम लोग केवल पार्टियों में इंग्लिश बोलते हैं, बहुत छोटे हैं, ठीक है। अल्फा बीटा और गामा क्या है? बहुत छोटे हैं। तो ध्यान दो, अगर ये बहुत छोटे होंगे तो tan अल्फा किसके बराबर होगा? अल्फा के, वही कहानी, और अल्फा बराबर क्या आ गया? h बटा माइनस यू। tan बीटा किसके बराबर होगा? बीटा के, और बीटा बराबर क्या आया है? h अपान आर। और tan गामा किसके बराबर होगा? गामा के, और गामा किस आ जाएगा? h अपान। सबसे टफ मानते हैं इसको डेरिवेशन को बच्चे, रटते रटते परेशान हो जाए, तो रटने वाली बात मैं नहीं बता रहा हूं। अब मेरे पास अल्फा बीटा और गामा आ गए, अब इक्वेशन डबल स्टार को देखो, उठा के अल्फा बीटा गामा का मान रख दो, तो समीकरण कौन सा है बेटा? इक्वेशन डबल स्टार से, फ्रॉम इक्वेशन डबल स्टार। अब डबल स्टार में रखोगे तो n1 तो वैसे ही रहेगा। अल्फा का मान क्या आया है? अल्फा का मान आया h अपान माइनस यू आया है ना, प्लस बीटा का मान कितना है? h अपान आर। कोई दिक्कत नहीं है। फिर आ जाओ n2 ये क्या है बेटा? बीटा का मान क्या आया है? h अपान आर। और फिर क्या है? माइनस गामा, तो h अपान बी। सहमत हो ना? अरे माइनस लगाया ऑलरेडी, माइनस लगाया नहीं, लगा हुआ। h को कॉमन करो, h को, और जब तुम h को कॉमन करोगे तो यहां से क्या आ जाएगा? h बाहर हो जाएगा, n1 को अंदर कर दो, तो n1 अपान माइनस यू, देख रहे हो ना, और प्लस h को मैंने बाहर कर लिया, और ये जाएगा n1 अपान आर। h को बाहर किया, यहाँ पर भी h को बाहर करो तो बहला है, तो n2 अपान आर माइनस n2 अपान बी हो गया ना। ये बाहर आने पर कट गए, कटे कि नहीं कटे? कट गए, बेचारे मर गए। चलो लड़बड़ के। अब ध्यान दो, यहाँ पर इसको इधर ले आओ, इसको और r को उधर भेज दो, तो यहाँ पर लाएंगे तो n2 प्लस हो जाएगा, माइनस था तो क्या हो जाएगा? n2 अपान बी माइनस n1 अपान यू, वही तो रहेगा। ये उधर जाएगा तो n2 बटा आर, और माइनस क्या हो जाएगा? n1 अपान। अब यहाँ पर देखो n2 बटा बी ऐसे ही रहने दो, माइनस n1 अपान यू, और बराबर क्या हो जाएगा? n2 माइनस n1 बटा आर। यही खूबसूरत प्यारा सा इक्वेशन है। आर क्या है यहाँ पर? आर है गोलीय दर्पण की त्रिज्या, गोलीय अपवर्तक पृष्ठ की त्रिज्या है। n1 n2 कहाँ है? उस मीडियम का अपवर्तनांक जिसमें लाइट जा रही। n1 कहाँ है? जहां से लाइट आ रही। समझ गए ना? तो ये खूबसूरत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यही है वो सूत्र जिसका हम लोग तलाश कर रहे थे। ठीक है, नोट कर लो आप लोग।